वेलकम बैक एवरीबॉडी। ब्रेक से पहले सलमान से हम बातचीत कर रहे थे। सलमान बताइएगा, आप जो बात कर रहे थे प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, बात ये है कि देखें, अभी जो मौलाना साहब की भी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये कहा है कि जो ये जज की तकर्री है, ये सीनियरिटी लिस्ट के बजाय अगर उसके अंदर पूल ऑफ नाम जो हैं वो दिए जाएं और उसके अंदर से उसको चूज़ किया जाए तो उसके ऊपर वो राज़ी हैं। तो अभी ये भी वही डिबेटेबल बात है कि हो सकता है कि एक पूरा का पूरा पैनल बनाया जाए जिसमें अपोजिशन के बेंचेस से लोगों को लिया जाए, साथ गवर्नमेंट के लोगों को लिया जाए, और उसके बाद उन नामों के अंदर से जो तजवीज़ करदंदा नाम हैं उनको लेके आगे चला जाए। तो देखें, जब तक ये कल लुकबा नहीं खुलेगा तो दिस इज़ प्रीमेच्योर फॉर वन। दूसरी चीज़ ये कि सलमान अकरम राजा साहब ने गालिबन जो है वो एक और भी चीज़ की तरफ इशारा किया है कि अगर कोई चीज़ जो है वो उनको मुतसादम लगती है कॉन्स्टिट्यूशन से या बाकी चीज़ों से और उनको लगता है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है, तो दे हैव ऑल द राइट टू गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज ऑल द डिसीजंस दैट आर कमिंग अप। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कह दिया और कल बिल आ जाएगा और परसों से नाफिजुल अमल हो जाएगा। ज़ाहिर है, देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स बोथ इन लोअर हाउस एज वेल एज इन द अपर हाउस, और उसके बाद देखा जाएगा कि इसका हतमी नतीजा क्या निकलेगा। कंटिन्यूइंग विद जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, हमारे पीटीआई के दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो, खान साहब की एक और FIR। जिस तरह ये लोग कैजुअली बाकी सारी चीज़ों को लेते रहे, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम डिटेल में भी बात कैजुअली ली थी, तो आई होप कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशन को और बाकी सारी चीज़ों को इतना कैजुअली नहीं लेंगे जितना वो लेते हैं। अच्छा, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा ही कैजुअली सभी ले रहे हैं, उसको बहुत ही कैजुअल ले रहे हैं। ईसा, ये बताएं कि क्या हम सिर्फ अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए पावर पॉलिटिक्स की नजर होते रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हम आईनी तरमीम तभी करते रहेंगे जब हमें अपने किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए उसकी जरूरत होगी, या फिर आइन पे कोई अमल दरामद भी करेगा? देखें, जब आप पार्लियामेंट हाउस जाएं तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक म्यूज़ियम बना हुआ है। उस म्यूज़ियम में पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक तारीख बयान की गई है। जब 1973 का आइन पास हो रहा था, आपको एफिजीज़ बनी हुई नज़र आती हैं जिनको पुतले कहा जाता है या इंसानी मुजस्समे कहा जाता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो बैठे हैं, उनके साथ मुफ्ती महमूद बैठे हैं, दीगर उस वक्त के जो स्टॉलवर्ड्स थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, वो बैठे हैं और वो पाकिस्तान का आइन बनाने का इजलास कर रहे हैं। उसमें डिसाइड हो रहा है कि इस मुल्क का को एक ज़ाब्ता दिया जाए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए कि रियासत इन उसूलों पर बनाई जाएगी। फास्ट फॉरवर्ड कर लें, उस म्यूज़ियम में मैं सोच रहा हूँ कि जब ये आइनी तरमीम हो जाएगी तो किस किस्म के पुतले लगाए जाएंगे। किसी टॉर्चर सेल के लगाए जाएंगे, किसी इंटरोगेशन रूम के लगाए जाएंगे, किसी पकड़ धकड़ 11 को जिस तरीके से नंबर पूरे कर रहे हैं। आप आइन बना रहे हैं या आप बिरयानी बना रहे हैं कि मसाला थोड़ा कम भी हो गया चल जाएगा। एक ऐसी पार्लियामेंट जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन कैसे हुए थे, ये फॉर्म 47 वाले हैं, 45 वाले हैं, चले जैसे भी हैं, नंबर क्या है 211, बाकी कैसे पूरा हो रहा है? मौलाना फजलुर रहमान हैज़ ऑल द राइट, वो ज्वाइन कर लें, बाकी नंबर कैसे पूरा हो रहा है? ये सवाल किसी के जहन में है जब आप आइन बना रहे हैं? आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान क्या उसके मेंबरान की तादाद पूरी है, या आपकी एक इकाई के अभी इलेक्शंस होना बाकी हैं खैबर पख्तूनख्वा के? चले वो माइनस कर लें, उसके बाद आप नंबर कैसे पूरा करेंगे? कोई फ्लोर क्रॉसिंग, कोई 63 है, अपने जहन में रखें। आप आइन बना रहे हैं, आप खाना नहीं बना रहे, आप कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं बना रहे, इससे इस मुल्क को चलना है। और ये किस तरीके से कह दें, देखें, मैं शायद ज़्यादातर बातें इस आइनी तरमीम के लिए जो सजेस्ट की जा रही हैं मैं उनसे एग्री करता हूँ। जो जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है, क्या टेन्योर पोस्टिंग होनी चाहिए, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को जहन में रखें। पाकिस्तान के मिलिट्री से लेके पाकिस्तान की अदालतों तक जो तैनातियाँ हैं, मेरा तो ख्याल है कि इसका सलूशन ये फाइंड आउट करना चाहिए कि एक हुकूमत आती है, वो हुकूमत आने के फ़ौरी बाद अपना एक पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम लेकर आए, वो चलाएँ। जिस दिन वो हुकूमत रुखसत होती है, वो लोग भी 4 साल की मुद्दत रखनी है पार्लियामेंट की या 5 साल की रखनी है, उन लोगों की भी 4 या 5 रखें, वो चले जाएं। कोई अपनी एक्सटेंशन के लिए पॉलिटिक्स ना कर रहा हो। और आज भी जब आप ये बैठकर ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं तो ये डिसाइड कर लें कि इस वक्त मौजूदा लोगों के लिए ये नहीं होगा, तो फिर आप इसको पर्सन स्पेसिफिक नहीं करार देंगे। लेकिन अगर आज आप मौजूदा लोग जो कोई भी ओहदों पर बैठे हुए हैं उन पर इसका इतलाक करना चाहते हैं, तो जो आइन और कानून की जो लेजिस्लेशन का एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट डिस्टर्ब होता है कि आप किसी मखसूस शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं। ये होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर चीज़ें ना सिर्फ ये कि बेहतरीन हैं बल्कि ऐन ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप उनका इतलाक आज के लोगों से करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यू आर सर्विंग समबडीज इंटरेस्ट एंड इन रिटर्न आपने उनसे भी
جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لینا ہے. آپ آئندہ کے چیف جسٹس صاحبان کے لیے یہ بالکل طے کریں, آپ آئندہ کی تعیناتیوں کے لیے یہ بالکل طے کریں, لیکن اگر آپ آج کے لیے کرتے ہیں تو پھر میں معذرت کے ساتھ کہ جب آپ اس کا یہ دیکھیں گے کہ وہ کوئی مبارک زیب تھا, اس کو کس طریقے سے, سعد اللہ بلوچ کو کیسے آپ نے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے, ممکنہ طور پہ جو افواہیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں, یا پھر کوئی جھنگ کے 2 MNAs ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا, ایک صاحب جو ابھی امریکہ بیٹھے ہیں وہ کیسے یہاں پر لینڈ کریں گے, پھر وہ دے بھی دیں گے تو کیا اس طریقے سے آئین بنے گا, اس طریقے سے یہ ضابطہ بنے گا, پھر میوزیم میں لگا دیجئے گا کہ ہم نے ان کو مینیج کیسے کیا تھا, یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے اگر اس طرح مقدموں کی, کس کے گھر کو, فیملی کے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. بالکل ایسے, یہ تو بہت ہی غلط قسم کے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتے ہیں, پہلے بھی ہوتے رہے اور ابھی بھی ہوتے رہیں گے. اگر اسی طرح چلتا رہا پھر تو ہمارا ملک ڈوبتا ہی چلا جائے گا, خدا نخواستہ. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ متنازع ٹویٹ سے متعلق FIA کی کارروائی سامنے آئی, تحقیقات سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں, بغاوت پر اکسانے کے الزام میں عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. کیا تھا ایسا ٹویٹ میں کہ ضرورت پڑ گئی FIA کو ایک اور مقدمہ درج کرنے کی؟ خان تو اب بغاوت کے مقدمات جھیلنے کے عادی ہو چکے ہیں, اور جب عمران خان کسی بھی ہسٹورک پوائنٹ آف ویو پر بات کرتے ہیں, خاص طور پر 1971 کے حوالے سے یا اس سے پہلے جو ہماری ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے, تو ان کی جو گفتگو اڈیالہ جیل میں وہ صحافیوں سے کرتے ہیں اس کو پہلے بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا جاتا ہے, آج بھی اسی طرح سے کیا گیا. تو اب اس میں جو جنرل یاہیا کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی, ابھی تک کا پوائنٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسی چیز کو آگے لے کے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایسے الفاظ بولے ہیں جس میں انہوں نے عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے. تو پہلے بھی کافی اس طرح سے مقدمات بنے جن کی بنیاد کمزور ہوتی ہے, پھر پروسیکیوشن ان کو آگے پروو نہیں کر پاتی. جیسے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے اسلام آباد پولیس کی FIR کی بات کی, اسی طرح سے ہم سائفر کو دیکھ لیں, عدت کیس کو دیکھ لیں, پھر توشہ خانہ جو 2 بنا, جو 1 بنا, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سسپینڈ ہوتے ہوئے کچھ سیکنڈ لگے. تو یہ بھی اسی طرح کے ہی مقدمات آپ جتنے بناتے جائیں گے سلوشن نہیں ہوگا جب تک آپ بیٹھ کے مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے. عمران خان تو ویسے ہی جیل میں ہیں, ان کے جو ایکٹیو لیڈرشپ ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنی بھرپور مؤثر آواز اٹھا رہی ہے. عمران خان کو آپ مزید جتنا عرصہ بھی جیل میں رکھیں گے آپ اس کے قد کو چھوٹا نہیں کر سکتے, اس کی پاپولیرٹی کو آپ کم نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ اس کا ووٹ بینک توڑ سکتے ہیں. تو اس طرح کے یہ مقدمات جو ہیں, یہ نمبر کاؤنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن عمران خان کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا. اور آج کی جو خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں جب FIA کی ٹیم پہنچی ہے عمران خان سے اس حوالے سے تحقیقات اور تفتیش کے لیے, تو عمران خان نے شامل تفتیش ہونے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ اگر میرے وکلا موجود نہیں ہوں گے تو میں کسی بھی طرح سے FIA کی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب میں اپنے وکلا کی موجودگی میں FIA کو کوئی بیان دینے کی پوزیشن میں ہوں گا. صحیح ہو گیا. اچھا عمر یہ بتائیں کہ یہ بغاوت کا ایک اور مقدمہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا بھی اس پہ کامنٹ چاہیے ہوگا. یہ باغی کا کھیل یہ کب تک چلتا رہے گا؟ بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی فائدہ دیا ہے ہمیں. اور یہ مجھے پلیز ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ بغاوت ہوتی کیا ہے, یہ ٹرم کیا ہے, یہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا بغاوت والی چیزیں لگائیں گے. دیکھیں, خواہش ایک الگ چیز ہوتی ہے. خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کے تمام راستے بند کرنا چاہتے ہیں, اس پہ یہ لیبل لگا کے مستقبل پہ کراس لگانا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے یہ کوشش کی سائفر والے کیس کے اندر, ٹھیک ہے لوور کورٹ سے ان کو سزا ہو گئی, وہ معاملہ ہائی کورٹ میں ٹک نہیں پایا. اس کے بعد سپریم کورٹ کے بعد کی خبر نہیں ہے کیا ہوا, اپیل ہوئی نہیں ہوئی, یا ہوئی تو اس کے اوپر کیا پروسیڈنگز ہیں. آپ جب یہ کریں گے تو ججز یہی سوال اٹھائیں گے کہ انہوں نے کیا بغاوت کی ہے, یعنی کیا ملک کے اندر فرق پڑا ہے, کیا قانون توڑا ہے, کس قانون کے تحت سب کچھ ہوا ہے. جیسے جسٹس عامر فاروق صاحب آج اس حوالے سے کہہ رہے تھے جب انہیں وہاں پہ حکومتی وکلا نے بتایا کہ بڑی خوفناک تقریریں ہوئی ہیں, تو انہوں نے کہا پھر تو آپ فیئر ٹرائل کو ختم کر رہے ہیں, پھر تو قتل کوئی کرے تو آپ اس کا انکاؤنٹر کر دیں گے فوری طور پہ. اسی طریقے سے یہ جو ایک نئی کوشش ہے, یہ سارے ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس ہیں کہ اگر ایک کیس میں ان کی ضمانت ہو, کسی ایک کیس میں وہ بری ہو جائیں تو مستقبل کا جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے وہ چلتی رہے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے اور یہ زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ کہ ایک وہ معاملہ جو ہمیں اس طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ جو آپ کو برا لگے, جو آپ کا مخالف اس کے اوپر بغاوت کا ایلیمنٹ لگائیں.
लोग शायद उसको भी नॉन सीरियस लेना शुरू हो जाएंगे। उमर, आपकी बात में सिर्फ एक कमेंट ऐड करना चाहूंगी। इतना अनफॉर्चुनेट लग रहा है, मैं ये प्रोग्राम जब से स्टार्ट किया अभी तक जो हमारी बातचीत हुई, हम लोग ये अनफॉर्चुनेट चीजें ही गिनते चले जा रहे हैं कि हमारे इस मुल्क के साथ ये भी हुआ, ये मिस यूज ऑफ पावर है। तो शायद हम लोगों की आवाम जो जिन लोगों को वोट करती है अपनी खिदमत करने के लिए या किसी कोई और मकासद होते हैं मुल्क के फलाह बहबूद के लिए, लेकिन वो पावर कहीं और यूज हो रही है। देखिए, वोट तो ज़ाहिर है लोग जिस मकसद के लिए करते हैं, अब जिनको वोट करते हैं वो कितने असेंबली में पहुंचते हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये तरजीहात का मसला है। हम देखें ना, जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं कि इसके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दो, उसको गिरफ्तार कर लो या आईनी तरमीम खुफिया तौर पे कर लो, दिन से आपका मुकाबला है, जरा देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो दुनिया के स्टेज पे कहाँ पे खड़े हुए हैं, वो अपने आप को कहाँ कहाँ इंगेज कर रहे हैं, वो अपनी मैशत के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। और यहाँ हमारी पावर पॉलिटिक्स ही नहीं खत्म हो रही, कहानी है हमारी तो पावर पॉलिटिक्स ही नहीं खत्म हो रही। सलमान साहब ये बताइएगा कि हमारी जो तारीख है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अगर कोई भी बल्कि हिस्ट्री का स्टूडेंट आए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आपको यहाँ पे बागी नजर आएंगे, फिर उन पे भी बगावत के मुकदमात हैं, नवाज शरीफ पे भी हो गए, बेनज़ीर भुट्टो भी हो गई, इमरान खान भी हो गए, तो सबके सभी अगर बागी हैं तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? फिर एक काम करते हैं, जमहूरियत का जो हमारा एक लेबल है उसको भी बंद करते हैं और सब ये करते हैं कि भाई इस मुल्क को बागी चलाते हैं। जी, कभी बागी चला रहे होते हैं, कभी बागबान चला रहे होते हैं। आप वो जो है ना, वो हाशमी साहब को भूल गई। एक बागी वो भी थे जो कभी एन में थे, फिर पीटीआई में आए, फिर दरबदर हो गए। तो ये तो सियासत का आपको पता है मामला इसी तरह चलता रहता है। बहरहाल ये जो गुफ्तगू हो रही है खान साहब के ऊपर, जो लेटेस्ट FIR दी गई है, मुझे हैरत है कि हमारे जो दोस्त हैं पैनल के अंदर वो इतने लाइटली कैसे ले लेते हैं कि ये बाकी मुकदमों की तरह ये भी एक मुकदमा है, देखी जाएगी। जहाँ बाकी मुकदमे तोशा खाना 1, 2, 190 मिलियन पाउंड का है, वहाँ ये भी एक चीज़ है। आप बात को नहीं समझते और बहुत लाइटली लेते हैं मेरे दोस्तों। फौज को मलाइन करने की और कॉर्नर करने की कोशिश की गई है और ऐसी किसी भी अटेम्प्ट को कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। बहुत सीरियस जो है उनका रिसेंटमेंट है और रिएक्शन है उसकी तरफ से। हम कब गलत बयान दे के उनके ऊपर माफ़िया मांगना जो है वो बंद करेंगे? अभी वाली अमीन गंडापुर ने 8 सितंबर के जलसे के अंदर जो है वो सहाफ़ियों को जो है लताड़ दिया, उसके बाद पूरी पार्टी जो है वो उनकी माफ़िया मांगती फिर रही है। खान साहब स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उनके जो लेफ्ट राइट सियासतदान हैं उनको माफ़िया मांगनी पड़ती हैं। मुझे हैरत इस बात के ऊपर होती है कि माफ़िया मांगते रहना है इन्होंने, करतूत इन्होंने नहीं बदलने, अपना लक्षण और अपना एटीट्यूड इन्होंने नहीं चेंज करना। वो जिस तरह चल रहा है वो उसी तरह चलने देना चाहते हैं। तो फिर ये हालात साजगार नहीं होते सियासत के लिए। ना फिर इनके पास जो अभी थोड़ी बहुत जगह बची है, ना ये उसको ऑक्यूपाई कर सकेंगे और ना आगे मुल्क के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए को बेहतरी ला सकेंगे। आपको हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि सियासत का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, वो पारा हाई ना हो। जब दोनों तरफ से बयानबाजी होगी और एक दूसरे के ऊपर फिक्रे कसे जाएंगे और ताने दागे जाएंगे, तो फिर यही सर्कस जो आप देख रही हैं ये इसी तरह चलेगा। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अभी मजीद जो है वो थिक होगी। तो ये ऐसे तो मामलात ना चल सकते हैं, ना चल रहे हैं और ना मुस्तकबिल में चलेंगे। तो सैनिटी नीड्स टू प्रिवेल, कलेक्टिव विजडम नीड्स टू कम अप, वी ऑल नीड टू सिट टुगेदर। चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, जब तक सियासतदान मिल के नहीं बैठेंगे और मसाइल के हल की तरफ नहीं आएंगे, यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और आम आदमी के लिए कोई बेहतरी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू। ईसा, आप ये बताएं इस पे आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये केस इमरान खान के लिए कोई थ्रेट है? इसकी क्या स्टैंडिंग लगती है आपको? देखिए, कुछ मुकदमे जो हैं वो सज़ा देने के लिए नहीं होते, वो अंदर रखने के लिए होते हैं। तासुर फिल वक्त ये है कि खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें सज़ा देने से ज़्यादा उनको अंदर रखना मकसूद है, जिसमें ऑब्वियसली हुकूमत और रियासत बड़ी ताकत रखते हैं, वो कामयाब रहेंगे। सलमान साहब की इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि को बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बागी कौन है, गद्दार कौन है, इसका फ़ैसला जो है वो मुकदमों में नहीं होता, उसका फ़ैसला अदालतों से नहीं होता, उसका फ़ैसला तारीख़ करती और मुल्क के अवाम करते हैं और आने वाले वक्तों में करते हैं। 8-10 साल गुजरेंगे, 15 साल गुजरेंगे, चेहरे तब्दील हो जाएंगे। जिस वक्त मौजूदा सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, हो सकता है कि वाकई इमरान खान को तारीख़ एक गद्दार या बागी लिखे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो उनको, क्योंकि एक सेट फार्मूला है, कहा जाता है कि somebody is hero is somebody's villain and somebody's villain is somebody's hero। तो यहाँ पर ये तारीख़ ने फ़ैसला करना है। अलबत्ता ये कन्फ्रंटेशन है, मज़ाहमत है, उस मज़ाहमत में कभी लाइन क्रॉस हो जाती है, कभी लाइन के अंदर रहते हुए की जाती है। इस वक्त फेयर प्ले कोई भी नहीं कर रहा, हर तरफ से फाउल प्ले हो रहा है, लेकिन
मुकदमा जो है वो सिर्फ एक शख्स के या एक पार्टी के फाउल प्ले पर हो रहा है, दूसरों के फाउल प्ले जो हैं वो किसी को नजर नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अच्छा, सलमान अकरम राजा आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो तब भी सहाफियों की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया, माइक्स उठा लिए गए। आप क्या समझते हैं ईसा, जब इमरान खान ने कह दिया कि उस बयान को उसकी तायद नहीं करते, वो उस बयान को गलत समझते हैं जो अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों के खिलाफ दिया, तो क्या सहाफियों का ये रिएक्शन बनता है या एक अंदाज से उन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक है सियासी जमातों का और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों का। वो जाहिर है कि उनमें एक फ़िरौनियत जो है वो ओहद आती है। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि जो रिपोर्टर्स हैं वो किस तरीके से, किन मुश्किलात से गुजर कर उनकी हर बात आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बीट रिपोर्टर्स हों किसी सियासी जमात के। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बायकॉट होते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी एहतजाज होता रहा है। लेकिन उसका गो अबाउट ये होता है कि अमूमन जब कोई भी सियासी जमात अपनी उस किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पे स्टेटमेंट के ऊपर अपोलोजाइज़ कर लेती है तो उसके बाद सहाफ़ी जो हैं वो अपना काम करने लग जाते हैं। वो कोई पार्टी बनाकर वहां पर उनको कन्फ्रंट नहीं करते। तो दोनों पहलुओं में कहीं ना कहीं देखें, PTI के जो लीडरशिप है उसने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें या तो वो स्पेसिफिक करके फलां इंसिडेंट को कोट करते हुए किसी एक शख्स के बारे में बात कर देते। जब आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं जिसका इतलाक किसी भी शख्स के ऊपर, यानी कि अगर 4 बंदे यहाँ पर इस प्रोग्राम में बैठकर तबसरा कर रहे हैं और आप उसको कंडक्ट कर रही हैं, 5 के 5 को लेबल कर दिया जाता है और सलमान अनीस साहब जो हैं वो गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा हिमायत करने के बावजूद रगड़ा खा जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि इनके दिल में तो आएगा कि ये कैसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, मुझे भी रगड़ दिया आपने, मैं तो आपकी बड़ी हिमायत कर रहा था। लेकिन बात यह है कि वो फिर जब अपॉलॉजी की बात जब हो गया, सहाफ़ी अब हो गया ये मामला, आके उनके 4-5 लोगों ने माफी मांग ली, तो अब आप क्या चाहते हैं? लेकिन आप चाहते क्या हैं? अब वो क्या गंडापुर ने माफी नहीं ना मांगी, जिन्होंने ये सारी की सारी, तो जब गंडापुर का इवेंट आएगा, जब गंडापुर का इवेंट आएगा वहां पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप बताएं, अली अमीन गंडापुर ने कोई स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल उनका पार्टी का बिल्कुल उनसे लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए उनसे बात जब उनको कन्फ्रंट करेंगे। और सुहागा ये ईसा नकवी के आज शिबली फराज ने उसकी बात को हवा दी है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया है, उन्होंने तो फ्लोर के ऊपर जाके कहा, और जब सहाफियों ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने कहा मैं अपनी बात पे कायम हूं। ये तो हड़धर्मी है ना, ये दिस इज नॉट डिसेंट पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट। वैसे सलमान साहब, अली अमीन गंडापुर की नेचर को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि वो माफी मांगेंगे सहाफियों की इस फिल्मों के अंदर मौला जट का रोल करना चाहिए, पता नहीं उनको सीएम किसने बनाया है। जैसे खान साहब खुद हैं बदतमीज और मुंह फट, वैसा ही उन्होंने अपना जैसा सीएम लगाया, मिनिएचर वर्जन अपना। तो ये इंतशार की सियासत को बढ़ावा देने के लिए उनको लगाया गया था, कभी भी इस वजह से नहीं लगाया था कि उनकी इकोनॉमिक सेंस बहुत अच्छी थी या उनकी पॉलिटिकल सेंस बहुत अच्छी थी या वो बहुत अच्छा बोलते थे। वो बदतमीज थे और रहेंगे, यही उनकी क्वालिफिकेशन है। नहीं, इस तरह के वर्ड्स तो हम उनके लिए यूज कर ही नहीं सकते, सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने, किसी के लिए भी नहीं। और माजरत के साथ पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ही यही है कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर बदतमीज नहीं है या इमरान खान बदतमीज नहीं है या उन्होंने कोई बदतमीजी वाली सियासत को फरोग नहीं दिया। इस मुल्क में सभी आप कैसे कह सकती हैं? सर, हर पूरे के पूरे किस्से भरे हुए हैं। 8 सितंबर का जलसा उसका पूरा का पूरा नमूना है। आप कह रही हैं कि उन्होंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की। उससे पहले मियां साहब फूलों का हार लेकर बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट जिस तरह बात करें, बारात की तरह इस्तकबाल किया जाता था। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के लोगों को इस्तकबाल करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के गेट पर खड़ी होती थी। अपोजिशन और हुकूमत जो है वो बात करने के लिए डीजल कहते होते थे, आज उसी के पांव कुछ भी ऐसा नहीं होता था। कहने का मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ पे सभी एक ही जगह पे रहते हैं और सबकी तरफ से ही मामलात। और इस तूफान को सबसे ज्यादा जो हवा दी है वो PTI ने दी है। पहले तो फिर कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोल को बदतमीजी होती थी, अभी तो तूफान है बदतमीजी है। इनका बेसिक क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन ये है कि जो ज्यादा बदतमीजी करेगा, ऊंची आवाज के अंदर लोगों के ऊपर फिक्रे कसेगा, उसको आगे लेके आया जाएगा और उसको पूरी पार्टी प्रमोट करती है। सलमान साहब, माजरत के साथ सब ही सवाम में नंगे, सब ही नंगे। इमरान खान की जमात कोई अकेले नहीं है इसमें। नून लीग की तरफ से भी हमारे सामने बहुत कुछ आता है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आता रहा। तारीख ये सब चीजों को वाजे करती है। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाई, हमारी बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है तमाम तर पहलू जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में चल रहे हैं। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हमारी मुल्की तारीख में, ये कहूंगी मैं। ये जो कुछ भी होता है, दुआ यही होगी कि पाकिस्तान के हक में हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।